हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रियंका मैम आप सभी का सावल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपकी सखा, आपके मित्र, आपके जो दोस्त हैं वो भी इस लाइव क्लासेस का जो है वो बेहतर अच्छी तरीके से फायदा ले सकें। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं तो पेपर हमारा रहेगा जुलाई वाला। जुलाई 2019 में जो पेपर हुआ था सीटेट, और आपको पता ही मैं हिंदी लैंग्वेज करवाती हूँ, तो पेपर 1 जुलाई 2019 में जिसकी लैंग्वेज जो है हम 2 करेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट जो है हम पहले कर चुके हैं। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले, पेपर शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिर्फ इतना सा काम करना है, अपना नाम लिखिए, सीटेट लिखिए और अपनी स्टेट मेंशन कर दीजिए, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप पंजाब के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के, आप किस राज्य के रहने वाले हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो दो ये मोबाइल नंबर शो हो रहे हैं, आप किसी भी एक नंबर पर जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप हमारे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको जो है आपकी क्लासेस के लिंक मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारी आपके पेपर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, हमें जो है टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए आपने करना इतना है, टेलीग्राम पे पर जाइएगा और वहां पर लिखिएगा सावल सीटेट कुछ इस तरह से, और जो है आपके नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। क्योंकि याद रखें कि सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं, फाइल्स हैं, वो सारी की सारी आपको क्रम वाइज जो है वो टेलीग्राम पर ही उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसको जल्दी से जल्दी जो है वो जुड़िए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने पेपर को जो हम आज डिस्कस करते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, चलिए थोड़ा सा और हम इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है। तो पेपर जो है आपको पता ही है, लैंग्वेज हम 2 कर रहे हैं, और आज जो स्टूडेंट्स मेरे पास पेपर है वो पेपर मेरे पास 2 है, और सेट है जो P है, और लैंग्वेज जो है वो सेकंड है, ये भी ध्यान रखें। तो महत्वपूर्ण सूचना जो हम देख लेते हैं कि क्या हमें दी गई है। कि महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यानी कि परीक्षा देने वाला 121 से 150 तक के प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा यानी कि भाषा के तौर पर सेकंड लैंग्वेज यानी कि द्वितीय जो विकल्प है वो हिंदी को चुना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो संस्कृत को भी चुन सकते हैं, पंजाबी को भी चुन सकते हैं ना, गुजराती, किसी भी भाषा को आप विकल्प में जो है वो चूज कर सकते हो, चुन सकते हो। अगर आपने हिंदी को चुना है तो ही आप इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि पहले जो है हमें क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 121 से 128 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चिन्हित कीजिए। यानी कि हमने क्या देखना है, 121 से लेकर के जो 128 तक के जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे इस गद्यांश से पूछे गए हैं। तो इसमें से ही हमारे वो सारे प्रश्न निकलेंगे। तो इसके लिए अगर हमने इससे सारे क्वेश्चंस करने हैं तो जरूरी है कि हम सबसे पहले जो आपको गद्यांश जो आपको पहरा दिया गया है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, समझ लें, ताकि हम प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात वैसा बजे सितार। आघात यानी कि जैसा उसके ऊपर वार किया जाएगा, वार करना, ठीक, जितना उस पर जोर लगाया जाएगा, जोर, समझते हैं ना। तेरी ही आवाज की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्र कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जो आप म्यूजिक वगैरह आप देखते हो ना, वो साज जो होते हैं, बजाने वाले साज, याद रखिएगा। पर जैसा आघात करते हैं वैसे ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्ण प्रिय, कानों को प्रिय, ठीक, कर्ण प्रिय का मतलब क्या होता है, कानों को प्रिय, जो आपको सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है, कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। ढोलक तो देखी होगी आपने, है ना, ढोलक भी होती है ना, छोटी सी विवाह शादियां जो होती हैं तो उसमें जो है ढोलक वगैरह बजाई जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, जितना आप उसके ऊपर थाप देंगे, जितने जोर से दोगे उसकी आवाज उतनी आएगी, जितने आप धीरे से देंगे उतनी उसकी आवाज जो है वो कोमल होती चली जाएगी। तो वही बात यहाँ पर की गई है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं
तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि अगर आप किसी काम को नियम पूर्वक करते हो, अच्छे से करते हो, डेली रूटीन में करते हो, तो आप क्या है उस काम को बहुत अच्छा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। आप देख लीजिए आप किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जो पूरी तरह से परफेक्ट होता चला जाता है, हम उसकी तरफ अपने आप हमारा खिंचाव जाता है। लेकिन जो है ना, फिर आप समझिए हमारे जीवन रूपी सितार की यह भी स्थिति होती है कि यदि हम अनुशासन में रहते हुए भी प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं, तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हम सार्थकता और आनंद प्राप्त करेगा। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दिया गया है। इस संसार में हम कुछ सोचते हैं, कहते हैं अथवा करते हैं, वही हमारे पास लौटकर आता है, ना कम ना अधिक। जैसा आप करोगे, जितना आप करोगे आपको उतना ही मिलेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं मिलता है। जब हम किसी खंडर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं और नीचे जो गहरा जो खड्डा होता है, जो डूंगाई जो होती है, गहराई जो होती है, जब हम उसमें आवाजें जो गूंजती होती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा कुछ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बहुत ऊंची आवाज में बोला राम, तो वापस जो है उसी जोश के साथ, उसी उतनी ही ध्वनि के साथ आपके पास वह वापस आता है। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन है, हम जिंदगी में जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ दूसरों को बोलते हैं, वही चीजें जो है वो हमारे लिए वापस आती हैं। और यदि हम बुरा, अपमानजनक एवं अथवा घृणास्पद ठीक है शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज निकालते हैं तो वैसी ही सुरीली आवाज लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज निकालते हैं तो वैसी ही डरावनी आवाज लौटकर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने के अभिशप्त होते हैं, पर यह बात अनुभव करते हुए भी इसका आशय हम नहीं समझते हैं। ये भी सही है, क्योंकि आवाज के लौटकर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए कार्य, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा में हमारे पास आते दिख रहे हैं। कहने का भाव क्या है कि इंसान जब कुछ गलत करता है, जब कुछ बुरा करता है, तो वो ये भूल जाता है कि यही बुराई उसके पास वापस आएगी। लेकिन कहता है, कवि क्या कह रहा है इस गद्यांश में कि वो बुराई जो है उसके पास वापस आते हुए थोड़ा सा समय जरूर ले लेती है, लेकिन तब तक हम ये भूल चुके होते हैं कि वो हमारे कर्मों का ही फल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं, हमने पैरे को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस पर निर्भर करता है? तो हमने अभी सारा का सारा गद्यांश पढ़ा है। बजाने वाले की कला पर निर्भर करता है, श्रोता की रुचि पर करता है, हल्के या तेज आघात पर करता है या वाद्य। तो भाई सीधी सी बात है कि आप उस पर कितना आघात, कितना जोर लगा रहे हो वो डिपेंड करता है। 122वां देखिएगा, कर्ण प्रिय ध्वनि का आशय है। क्या आशय है? कानों में प्रिय, कानों को प्रिय, कानों से प्रिय, कानों पर प्रिय। तो भाई कानों को प्रिय होता है, कानों में से पर थोड़ा नहीं होता कि कानों पर प्रिय, है ना, कानों को प्रिय, जो आपके कानों को प्रिय लगती है। 123, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? जीवन सितार की भांति संगीत में होना चाहिए, सितार बजाने की भांति जीने की भी एक सलीका होता है। जीवन तो सुरीला ही होता ही है, तुलना ही असंगत है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई? सितार बजाने की भांति जीवन जीने का भी एक सलीका होता है। बिल्कुल, जैसे हम सितार की नित्य दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहते तो वैसे ही वो सितार जो है वो अच्छा बजाना हम सीख जाते। ऐसे ही जिंदगी में जब हम एक एक कदम अच्छा करते जाते तो हमारी जिंदगी भी वैसे ही अच्छी बनती चली जाती है। 124, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, ये समझाने के लेखक ने किसका उदाहरण दिया? तो हमने पूरे के पूरे गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है। भाई गूंज का दिया है, वो क्या कहता है कि जब आप एक पहाड़ की चोटी पर या एक चोटी पर जाते हो, पहाड़ पर खड़े हो जाते हो, जो गहराई में होता है, जो खड्डा होता है, जब उसमें आप आवाज जो है वो बोलते हो, कुछ भी ऊंची आवाज में बोलते हो तो वही आपके पास वापस आता है। तो गूंज की बात हो रही है कि जिस गूंज में आपने बोला होता है ठीक उतने ही ध्वनि के साथ आपके पास वापस आ जाता है। तो यहाँ पर जो बात होती है वो गूंज की हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम।
125वां प्रश्न देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, और उपसर्ग आगे। प्रत्यय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, किस कैसे इनका शब्दों में प्रयोग होता है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम क्लास में पढ़ेंगे जब आप क्लास लगाएंगे। और क्लास के बैचेस तो है वो बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप सभी जो है वो जुड़े। तो देखो, कोमलता दिया गया है, निकलता, सार्थकता, कठोरता। कोमलता, सार्थकता, कठोरता, लेकिन निकलता जो शब्द है वो इसमें बिल्कुल अलग है। 126वां प्रश्न देखिएगा, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो ही कर्म वाच्य में रचना होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो, यदि कुछ अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो हमने देखो बड़े आराम से इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो कर्मवाच्य की रचना होती है। हाँ जी, 127वां प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, घृणास्पद शब्द दे दिया, घृणास्पद, संधि विच्छेद क्या होगा, घृणा प्लस पद हो जाएगा, घृणास्पद हो जाएगा, घृणास्पद हो जाएगा, घृणा। तो देखो संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, संधि को किस तरह से करते हैं, व्यंजन संधि कौन सी होती है, स्वर संधि कौन सी होती है ना, विसर्ग संधि कौन सी होती है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे और आपका आंसर जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम। 128 देखिए, कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं की बात की जा रही है, क्या वो एक संगीतकार है, रचनाकार है, कवि है, गीतकार है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सारा पढ़ा है, वो एक रचनाकार हैं, यानी कि वो कवि हैं और गीतकार भी हैं, लेकिन संगीतकार नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगला भी जो आपको मिला हुआ है वो भी गद्यांश है। तो देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 129 से 135 के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। 129 से लेकर के 135 तक के विकल्पों को हमने चुनना है। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संस्कारों के सबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है। परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, पर सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। आगे देखते हैं कि क्या है। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण और निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित कर देंगे। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है। हमें स्थिरता और शांति पूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। त्याग योग व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मकता अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। आगे देखते हैं कि क्या है। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तब ही मानव में त्याग का भाव आकार ग्रहण करेगा। तो याद रखिएगा, ये था हमारा गद्यांश, इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। 129 से लेकर के 135 तक के प्रश्न हैं। हाँ जी, तो पहला प्रश्न देखते हैं कि लोग हमें तभी याद रखेंगे जब। लोग भाई हमें कब याद रखेंगे बताइए? नश्वर शरीर को त्याग देंगे क्या? जब हम शरीर को त्याग देंगे तभी ही लोग हमें याद रखेंगे, जब हम नश्वर शरीर को त्याग देंगे।
या फिर वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे तब हमें याद रखेंगे? निस्वार्थ भाव से जब हम सेवा करेंगे या वैचारिक उन्नति करेंगे? तो देखिए ये सारी चीजें तो हमने खुद ने समझनी है। जब हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमें लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। तभी तो याद रखा जाता है ना, स्वार्थियों को कौन याद रखता है? चलिए, स्वार्थी भी वैसे हमारी जिंदगी में याद रह जाती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया? शिक्षा को, तप को, त्याग को, रचनात्मकता को? तो किसे बताया गया भाई? बताइएगा। जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ जो उद्देश्य है वो किसे बताया गया है? 130 का आंसर करेंगे, त्याग को बताया गया है। ठीक है, हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या है? त्याग। अगला देखिएगा कि त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है असाधारण रचनात्मकता, साधारण पात्रता, सर्वोच्च मानवीयता, सद्गुणों की प्राप्ति। तो क्या जरूरत है भाई? किसकी जरूरत है? आवश्यक क्या है? असाधारण रचनात्मकता जरूरी है त्याग योग व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हाँ जी। 132 का आंसर देखिएगा क्या रहता है? आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। रेखांकित शब्द है, सज्जित है, पूर्ण है, रिक्त है, सतर्क है। कौन सा शब्द है? 132 का आंसर करेंगे आप सभी। तो देखो 132 को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक, बात की जा रही है 132 की, तो यहाँ पर क्या है? सज्जित जो शब्द है वो बिल्कुल सही हो जाए। आध्यात्मिक अनुभवों से सज्जित होना यानी कि भरा हुआ होना, सजा हुआ होना। ठीक, समझ गए ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 133वां प्रश्न क्या कहता है? आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? आध्यात्मिक जो शब्द है इसका निर्माण जो है वो किसकी सहायता से हुआ है? अ, अधि, आधि या आध्य? तो 133 का आंसर जो है वो 2 होना चाहिए। अधि शब्द से जो है होता है। हाँ जी, 134वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है? रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द अलग कीजिए। तो हमने किसके तरफ से करना है? रचना की दृष्टि से। कौन सा है? मालिक है, वैचारिक है, बौद्धिक है, वास्तविक है? कौन सा शब्द जो है वो बिल्कुल अलग दिया हुआ है? तो 134 का क्या है? मालिक शब्द जो है वो बिल्कुल अलग है। वैचारिक, बौद्धिक और वास्तविक एक जैसे लग रही है। हाँ जी, रचना की दृष्टि से पूछा गया है। तो 135वां प्रश्न देखिएगा। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह अल्प आयु होता है, नाशवान होता है, छोटा होता है। अरे भाई बाकी सारे तो होते ही होते हैं। 135 का जो सबसे ज्यादा करेक्ट है, नाशवान होता है। तो ये थे आपके 35 में से क्वेश्चन 135 तक। अब आगे आपकी जो है बैटल। सो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप हमारे जो है प्लस कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आपने बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करने हैं। हमारे यहाँ पर जो कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, पेपर फर्स्ट, ईटीटी यानी कि पेपर सेकंड, एसएसटी, मैथ साइंस, इनके भी अलग से बैचेस जो है वो चल रहे हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप जो है इनको ज्वाइन करें, है ना। ईटीटी और एसएसटी और मैथ साइंस की बहुत बेहतर और अच्छी तैयारी जो है वो करवाई जाती है। आप जुड़े और अपनी बेहतर और अच्छी से तैयारी करें। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत जल्द जो है वो आपका बैच शुरू होने जा रहा है। और संपर्क करने के लिए 95 517 93 आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अपने पेड ग्रुप से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो तसल्ली बख्श जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन और अब हम बढ़ते हैं आगे, अपने पेपर को आगे डिस्कस करते हैं। 136वां प्रश्न देख लीजिएगा। बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता की बात की जा रही है कि क्या क्या है? विडंबना और संस्कृति है। क्या बहुभाषिकता हमारी विडंबना है? बिल्कुल नहीं है। बहुभाषिकता हमारी चुनौती और संस्कृति। अरे भाई चुनौती किस बात की है? बहुभाषिकता हमारी पहचान और संस्कृति, ये हो सकता है। पहले देख लेते हैं अगला। और समस्या और पहचान। अरे भाई समस्या थोड़ा नहीं है, बहुभाषिकता हमारी पहचान है। ठीक, कि भारत में बहुभाषिक लोग रहते हैं
और वह हमारी संस्कृति की एक पहचान है। 137 प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे के अंदर होता है। तो भाई कौन सा ऐसा है जिससे बात की जा सकती, कौन से टॉपिक पर? भावनात्मक, संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय। ना तो वो भावनात्मकता को समझेगा, ना भौगोलिक को समझेगा, ना विद्यालय को समझेगा, वो संज्ञानात्मक की बात कर रहा है, संज्ञानात्मक। ठीक, इस पर जो है वो अच्छी तरीके से बातचीत की जा सकती है। हाँ जी, 138 प्रश्न, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन किसका है, कैसा है? सॉरी, कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है। तो 138 का भाई पूरा सत्य है ये, कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं हल्के से यानी कि थोड़े बहुत फेरबदल के साथ इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात पूरी सत्य है। हाँ जी, 139 देख लीजिए, भाषा में आंकलन का अर्थ है। भाषा में आपसे पूछा गया है कि आंकलन का क्या अर्थ है? भाषा व्याकरण का आंकलन करना, भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आंकलन करना, कि साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आंकलन करना। तो 139 का आंसर क्या होना चाहिए? जब आप भाषा आंकलन की बात करते हो तो भाषा प्रयोग की बात आती है कि भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना। ठीक, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम। 140वां प्रश्न, बच्चों के लेखन क्षमता का आंकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? आपको एक ड्यूटी दी गई है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आपने क्या करना है? आंकलन करना है। क्लियर? तो आपके लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन। आप किस पर ज्यादा फोकस करेंगे? भी विचार तत्व। ठीक, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विचार तत्व। 141वां प्रश्न देखिए, क्या दिया गया है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता, कि बच्चा जो है वो अपनी जन्मजात जो भाषा अर्जन की जो क्षमता है, ठीक, परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किससे महत्व देता है? भाषा अनुकरण को महत्व देता है, समृद्ध भाषा परिवेश को देता है, भाषा नियमों में परिवर्तन को, या भाषा नियमों के में विस्तार को? किसको देता है? 141 का आंसर जो है वो भाषा अनुकरण को जो है वो ये क्या करता है? महत्व नहीं देता है। तो नहीं में प्रश्न था तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? नहीं देता है। हाँ जी, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास डैश है, साधन है, साध्य है, संभव ही नहीं है, यानी कि, और दूसरा है कठिन है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? हाँ जी, बात की जा रही है प्राथमिक स्तर की, और भाषा कौशल का जो विकास है तो उसको हमने बताना है कि क्या है? साधन है क्या? एक साध्य होगा, या फिर ये संभव नहीं है, कठिन है? तो क्या होगा? हाँ जी, क्या है जो है हमारा आंसर आना चाहिए भाई? तो सही आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 142 का साध्य है। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा कौशल है विकास में क्या है? एक साध्य है, साधन नहीं। 143 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गति जो है वो कौन सी होगी? हाँ जी, कहानी सुनकर उसे बोला जाए, अपनी भाषा में कहें, कहानी का ज्यों का त्यों उनको दोहराने के लिए कहा जाए, कहानी सुनकर चित्र बनाना, या कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। हाँ जी, क्या जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? तो देखिए 143 में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि बच्चों के प्राथमिक स्तर की बात हो रही और मौखिक अभिव्यक्ति को हमने जजमेंट देनी है, तो कहानी सुनकर
उसे अपनी भाषा में कहना, ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। हाँ जी, चलिए 144। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? ठीक, कि पहली कक्षा की जो पढ़ने वाली जो रोशनी है वह लिखते समय क्या करती है? अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती है। ठीक, शब्दों का प्रयोग करती है। तो भाषा शिक्षक हैं आप, यानी कि आप भाषा के शिक्षक हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? रोशनी को समझाएंगे कि ये गलत है, अपनी भाषा में ना लिखे, मातृभाषा में। मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगा देंगे कि ये गलत है। मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी अनुवाद लिख देंगे या मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। तो 144 का आप एक भाषा के टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम मातृभाषा के वाले जो शब्द हैं उनको हम स्वीकार करें। ठीक, हाँ जी। 145, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो हमें जवाब देना है कि सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो क्या है। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है और बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में पूछा गया है कि सबसे कम क्या है। स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास और मौलिक विचार। तो 145 का आंसर देखो, शुद्ध उच्चारण पर जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं ना, तो हम उस पर बाकी सबसे कम जो है महत्वपूर्ण क्या है कि उनका शुद्ध उच्चारण हो। अभी छोटे बच्चे होते हैं तो बोलने में भी थोड़ा बहुत उनको होता है। 146 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा का जो विकास है वो सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है। हाँ जी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किस पर निर्भर करती हैं भाई? भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, भाषा के कठोर आंकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करती हैं या समृद्ध भाषिक परिवेश पर। अगर हमने इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो ही हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप क्लास में आए ताकि हम इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से कर सकें। तो 146 का है, देखो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही और बच्चे के भाषा विकास की बात के सर्वाधिक की बात की जा रही, तो भाई समृद्ध भाषिक परिवेश पर जो है सबसे ज्यादा निर्भर करता है। 147, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आपने ये चारों जो बीमारियां दी गई हैं, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, अफेजिया है, तो हमने इसमें ये देखना है कि किस पर जो है ये सबसे ज्यादा लिखने वाले जो बच्चे हैं, जो वो लिख नहीं पाते हैं, सही से अक्षर नहीं बना पाते हैं, वो किससे जो है वो ग्रस्त होते हैं। क्या डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है या अफेजिया है। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है वो हम क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे इनको, तो आपको ज्यादा, जैसे डिस्कैलकुलिया है, ये क्या है, कैलकुलेट से संबंधित होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी कि लिखने से संबंधित जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, 148 देख लेते हैं कि क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, दूसरों के शब्दों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, पठन के द्वारा ज्ञानोपार्जन और एवं आनंद में प्राप्ति का समर्थ बनाना। तो सामने हमारे सब कुछ पड़ा हुआ है। 148 क्वेश्चन का आंसर क्या होना है। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही, तो देखो विभिन्न साहित्यिक विधाओं रचनाओं का नाम याद कराना तो हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता है ना। विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन का, ये भी नहीं, दूसरों के विचारों को हम दोहराने की बात क्यों करेंगे। अरे भाई, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में हम क्या करेंगे, समर्थ बनाना उद्देश्य रहेगा। 149वां प्रश्न देखिएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हो। भाई कैसा होना चाहिए, आपके सामने 4 ऑप्शन छोड़ दिए गए हैं। विस्तृत
और अभिभावकों आएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक जो है वो विस्तृत होना चाहिए हो, जिसमें अभिभावकों के सरोकार झलकते हो। क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ जी। या फिर दूसरा, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो और जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो। उच्च हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो, उच्च हो जिसमें विद्यालय के सरोकार झलकते हो। तो कैसा होगा, किस तरह का होना चाहिए? अरे भाई विस्तृत होना चाहिए और जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो, वो ज्यादा जरूरी है। लास्ट प्रश्न देखिएगा 150, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में डैश है। क्या है? अंतर ही नहीं है, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है या आंशिक संबंध नहीं होता है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपने इनको पढ़ा है, जानते हैं, तो ही आप आंसर कर सकते हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है ना। तो क्या है, अंतर है या नहीं है? ये थोड़ा बहुत होता है या हल्का थोड़ा बहुत संबंध होता है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? हाँ जी, तो भाई देखो सीधा सा आंसर इसका मिल जाता है कि अंतर ही नहीं होता है ना। इसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पेपर डिस्कस किया है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझे भी होंगे। तो जुलाई 2019 पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों पेपर हम कर चुके हैं। आप इनको अच्छी तरीके से करिए, इत्मीनान से देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी जाते जाते कि सावल क्लासेस जो है आपका विश्वास पात्र बना हुआ है। पिछले 10 सालों से आपके विश्वासों पर खरा उतरता रहा है, जिसमें खास करके बैंक, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एनटीए, नेट, पीएसटेट, सीटेट, मास्टर कैडर यानी कि पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, बेहतर और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन पीएसटेट कोचिंग भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, सभी के बैचेस चल रहे हैं, आप आ सकते हैं और न्यू बैच भी कुछ एक स्टार्ट होने वाले हैं बहुत सारे। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपनी बेहतर और अच्छी तरीके से तैयारी करिए। तो अभी हमारे पास जो है वो ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वैसे हमारे पास दोनों ही तरह के बैचेस चलते हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं क्योंकि आप सभी जो है सक्षम है, जानते हैं कि अभी फिलहाल जो है ऑफलाइन बैच नहीं चल सकते, कोरोना काल चल रहा है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग कोचिंग अदर सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आप सावल क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर शो हो रहे 95,517,000,092, 95,517,000,093, तो इन नंबर्स पर आप किसी भी एक नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सखा भी जो है ऐसी बेहतरीन क्लासेस का फायदा ले सके। सो ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए पेपर के साथ। और हम क्रम से जो है, हमने जो आपको बताया था कि हमने एक महाअभियान छोड़ दिया है कि हमने आज तक जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, वो सारे के सारे ही हमने सॉल्व करने हैं। तो जुड़े रहिए सावल क्लासेस के साथ, क्योंकि जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, पिछला जो आप देख सुनकर चलते हैं, तो वो आपके लिए वाकई बहुत ज्यादा किफायती होता है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नए पेपर के साथ।